हर पल तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है दोस्त, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है दोस्त, देखना वक्त भी एक दिन तुम्हारा गुलाम होगा। यस माय डियर, अगर वक्त को गुलाम बनाना है तो अपने आप पर समय देना पड़ेगा, अपने आप पर इतना ज्यादा मेहनत करना होगा। मान के चलिए अब 3 महीनों में आप एकदम से गायब हो जाइए और अपने आप को इस तरह तपाइए कि बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के खंड ख का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से खंड ख का निपटारा करने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, खंड ख भी आपका बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर में पूछा जाएगा। यानी ये जो 50 नंबर वाला टॉपिक होगा ना, ये कम नहीं बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। ठीक, इसलिए बच्चों आपको इनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या तैयार करना है, चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा खंड ख का निपटारा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि खंड ख में आपके कैसे क्वेश्चन होंगे। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा बच्चों, ये आपका आएगा संस्कृत के मतलब गद्यांश, संस्कृत का कोई गद्यांश होगा। तो यहां पर फर्स्ट का है, ये खंड का मत समझ लेना, ये फर्स्ट का है। ठीक, का और खा, क्योंकि का में पूरा एक गद्यांश रहेगा और खा में आपका पद्यांश रहेगा। और ये टॉपिक बच्चों पूछा जाएगा आपका 7 नंबर में। ठीक, यानी ये 7 नंबर में होता है और बेहद आसान होता है। ठीक, अब इसके बाद इसका ही नंबर है ना, हम जल्द ही इसको भी निपटा देंगे, परेशान मत रहिए। तो आपका सबसे पहले देगा कि दिए गए ठीक गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। यानी इसका फायदा यह है बच्चों कि इसमें अथवा वाला भी आएगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही होगा, 2 होंगे। ठीक, 2 दिए रहेंगे, हमने एक ही रखा है लेकिन वहां पर 2 होंगे और दोनों में कोई एक ही आपको करना है। तो ये दिया गया है। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रखा है कि है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, कह रहा कि व्याकरणस्य सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशम हाँ किंचित दयंता। आगे कह रहा है कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही जो संस्कृत का साहित्य जो चैप्टर है बच्चों, संस्कृत साहित्यम बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, उसी चैप्टर से है। तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, एक बार आप देख लेंगे बहुत ही ज्यादा फिर ये एकदम आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य क्या है, अत्यंत मतलब सरस है। सारस का मतलब रसों से परिपूर्ण, रसों से भरा हुआ। तो संस्कृत का साहित्य जो है वो सरस है। आगे कह रहा है कि व्याकरणस्य सुनिश्चित, इसके व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है। आगे तस्य गद्ये पद्ये चा, देखिए चा माने और होता है, तो तस्य माने उसके मतलब संस्कृत के बारे में, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, यानी इसमें लालिमा होती है, कला होती है, लालित्य है। और भाव बोध सामर्थ्य, यानी भाव बोध मतलब या कि भाव बोध को सक्षम करने की शक्ति है। अद्वितीयम यानी अलौकिक, श्रुति माधुर्यम वर्तते, यानी श्रुति माधुर्य है। ठीक, संस्कृत की बात कर रहा है, कह रहा है कि संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, यानी इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध की शक्ति, अलौकिक श्रुति माधुर्य, ये सब गुण विद्यमान हैं। आगे किम बहुना, यानी ज्यादा कुछ क्या कहें, किम बहुना का मतलब अधिक क्या कहें। ठीक, कह रहा है कि चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, कह रहा है कि चरित्र के निर्माण की यादृशी माने जैसी सत प्रेरणा यानी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम यानी संस्कृत का साहित्य ददाति यानी देता है। ना कहा गया भाई ना तादृशिम किंची दन्यत, मतलब ऐसा और किसी साहित्य में नहीं है। यानी संस्कृत
के बारे में कह रहा है कि किम बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र के निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत का साहित्य ददात यानी देता है, ना तादृशिम यानी ऐसा आपको और कहीं पर भी मतलब ऐसा कोई और साहित्य आपको नहीं देता है। आगे कह रहा है कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यानी मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी ऐसा और कहीं नहीं है। तो ये है बच्चों आपका एक मतलब गद्यांश। वहां पर हमने बताया ना 2 होंगे, एक ही करना है। अब इस तरह से तो ये हो जाएगा। अब अपने को लिखना कैसे है बच्चों, चलिए उस पर हम देख लेते हैं। चलिए लिखेंगे क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों क्या, हमारी जो हेडिंग होगी वो हो जाएगी संदर्भ। संदर्भ में अपने को लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्य है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, ये हो जाता है संदर्भ। जिस भी चैप्टर से रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व नामक पाठ से लिया गया है। अब हमारी भाई हम हेडिंग बनाएंगे अनुवाद, तो अनुवाद इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ठीक, जो अभी हमने सब कुछ बताया वही चीज है, ठीक, जो अभी अर्थ बताया वही चीज आप लिख देंगे कि संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अलौकिक श्रुति माधुर्य है। आगे अधिक क्या कहें, है ना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किस मतलब कह रहा कि कोई और साहित्य नहीं देता है। ठीक, यानी कोई और साहित्य नहीं देता है। आगे है कि मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वह दूसरे साहित्य में वैसा नहीं है। तो जो कुछ इसके पहले था वो जो अर्थ हमने बताया वही आपको इस तरह से लिखना है। और इस तरह से अगर आप लिखते हैं बच्चों देन ये आपका 7 नंबर क्लियर हो गया। तो 7 नंबर में पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, गद्यांश का होगा, यानी संस्कृत में जो गद्यांश होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका पहला। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा। तो स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए क्योंकि बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने बताया है ना, इसलिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो खा, पहले का खा में क्या होगा, तो जो आपका श्लोक होता है, जैसे हिंदी में गद्य और पद्य चलता है, इसमें भी होगा आपका। ठीक, इसमें भी है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और इसका भी एक फायदा इसमें भी है बच्चों कि इसमें भी अथवा वाला आएगा। ठीक, इसमें भी अथवा वाला यानी 2 दिए होंगे, हमने एक ही रखा है। ठीक, वहां पर 2 होंगे और ये भी आपका पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी आपका गद्य और पद्य मिलाकर के पूरे 14 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है भाई, आपका दिया रहेगा संस्कृत भाषा या महत्वम से ही आएगा सब, हमने इसके पहले भी बताया। 1-2 है इधर उधर से, भाई उसको उतना ज्यादा नहीं हम देखेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा या महत्वम पढ़ा दिया है, आपको भी पता है कि सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, कह रहा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। बहुत ही प्यारा सा है बच्चों, रिपीटेड है। 2020 की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 सेट में आया था, 20 में, 21 में, 22 में भी 4 से 5 सेट में बना था। और मतलब हर एक साल बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार तो इसको बहुत ही ज्यादा दे देता है। ठीक, तो इसको भी संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक, ठीक, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद क्या है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और कह रहा है कि कुतो विद्यार्थिना सुखम, और कह रहा है देखिए इसमें कहा है कि भाई सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। ठीक, आगे कह रहा है कि विद्यार्थी व त्यजेत
सुखार्थी व त्यजेत विद्याम कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम और विद्यार्थियों को सुख छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है बच्चों कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती। भाई या तो आप मौज मस्ती कर लें, खा पी कर एकदम मजे में आराम करें, या तो मेहनत करके भाई अपने आप को तपाइए, अपने आप को उस कदर बनाइए, क्या करिए भाई अच्छे से पढ़ाई करिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं या तो 4 दिन रो लो पूरी जिंदगी मौज करो, या तो 4 दिन मौज कर लो पूरी जिंदगी रो। ये तुमको डिसाइड करना है। वही कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती। और कह रहा है कि विद्यार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम और विद्यार्थियों को कभी सुख नहीं मिल सकता। यानी जब तक आप विद्यार्थी जीवन में है ना, दिन रात मेहनत ही करना पड़ेगा, और दिन रात समझ लीजिए आपको क्या है मतलब सुख तो नहीं रहेगा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए नीचे कहा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम कि सुख को चाहने वाले यानी सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम और विद्यार्थियों को सुख छोड़ देना चाहिए। ये चीज आप करेंगे तभी जाकर के लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो संदर्भ हमने बता दिया बच्चों कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अब उसके बाद अनुवाद में वही चीज कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। मतलब दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। भी आपको सुख चाहिए विद्या छोड़ दो, विद्या चाहिए सुख छोड़ दो। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए हो गया रसगुल्लों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, अब शुरुआत समझ लीजिए। ठीक हो गई आपके, ठीक ये समझ लीजिए ग्रामर ही एक प्रकार का, व्याकरण समझिए स्टार्ट हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक, आपके सामने 4 होंगे, 4 में एक करना है। अब इतना कितना भी ज्यादा एकदम बोले ना कि एकदम से ज्यादा कमजोर स्टूडेंट होंगे तब भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि 4 में एक करना है जनाब। तो इसलिए तो भाई ये तो निपटा ही सकते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों कि इसका अर्थ लिखकर, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ। ठीक, अर्थ बेहद जरूरी होता है, और आपको बता दें इसके 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, ये सब ऐसे टॉपिक हैं 2-2 नंबर देते चले जाएंगे। अर्थ इसका लिखना है तो अर्थ में लिखेंगे जैसे बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक, अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। बोलते ना कि जिसको बोलते हैं मति मार जाना, कहते ना तुम्हारी मति मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब वाक्य प्रयोग में हम कुछ भी लिख सकते हैं भैया। वाक्य प्रयोग में जैसे बोल रहे हैं बच्चों, यहां लिखेंगे नहीं, जैसे भाई अगर हम देखेंगे या लिख सकते हैं, देख लीजिए थोड़ा। अब यहां पर हम लिखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में हम जैसे लिखना चाहेंगे, भाई रमेश ने अपनी पत्नी से कहा मेरी तो मति मारी गई थी। लिखेंगे जैसे रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, अपनी पत्नी से कहा मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी किया। वैसे रमेश बहुत ही दिलवाला है, यानी उसका जिगरा है जो अपनी बीवी से ऐसा बोल रहा है। बाकी आज के समय बीवियां कैसी होती हैं भाई रमेश को भी नहीं पता है ना। अगर ऐसा बोल दिया क्या होगा भाई, उसको भगवान ही बचाए। तो ये चीज है ना कि जैसे रमेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, यानी मेरी मति मारी गई थी जो तुमसे ब्याह हुआ, जो तुमसे क्या है शादी मैंने किया। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। ठीक, जैसे अगला है बच्चों, देखिए मेन होता है प्रमुख जो होता है अर्थ। अगर आप अर्थ लिख गए है ना, यही तो सब कुछ है। अगर आप अर्थ लिख लिए तो समझ गए कि भाई पूरा का पूरा वाक्य प्रयोग आप बना ही सकते हैं।
दूसरा है घोड़े बेचकर सोना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा बच्चों? घोड़े बेचकर सोना, तो इसका मतलब है कि गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सोना, सोना। ठीक, जैसे ये वाला जो मुहावरा है आप पर लागू हम करते हैं। ठीक, आप पर लागू किस तरह करेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम लगा है लेकिन आप घोड़े बेचकर सो रहे हो, है ना, यही हो रहा है। ठीक, तो ये चीज है। जैसे लिख सकते हैं इसमें कि भाई दिनेश का बोर्ड एग्जाम आने वाला है लेकिन वो घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी गहरी नींद में है, न जाने किस दुनिया में है, न जाने किस ख्वाब में डूबा है, मजे कर रहा है, ये चीज है। तो आप कोई भी वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं कि वही बोर्ड एग्जाम सर पर है लेकिन महेश क्या कर रहा है? घोड़े बेचकर सो रहा है। तो ये हो जाएगा वाक्य प्रयोग में। अगला है बच्चों कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। इसका क्या अर्थ होगा? हमने बोला ना कि अर्थ समझ गए सब कुछ एकदम फिनिश। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां पे जैसे नाम के विपरीत काम, नाम के विपरीत काम, या गुण के विपरीत व्यवहार, ऐसे भी लिख सकते थे। गुण के विपरीत व्यवहार या नाम के विपरीत काम। जैसे है ना कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी आंख के तो अंधे हैं लेकिन नाम है नयन सुख। जैसे भाई अगर हम कह दिए जाए, जैसे कह लें कि किशोर वैसे तो बड़ा हरिश्चंद्र बनता है लेकिन हमेशा झूठ बोलता है। भाई नाम हरिश्चंद्र है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, लेकिन हमेशा क्या करता है? वो झूठ बोलता है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि रमेश बड़ा ही हरिश्चंद्र बनता है लेकिन हमेशा झूठ बोलता है। तो है तो भाई वो हरिश्चंद्र, नाम हरिश्चंद्र बन गया है, नाम हरिश्चंद्र है उसका समझो, और वो हर ऑल टाइम क्या करता है? झूठ ही बोलता है। तो ये उस पर लागू हो जाएगा। तो वाक्य प्रयोग तो आप कुछ भी बना सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगला तिल का ताड़ बनाना। अर्थ इसका भाई तिल का ताड़ बनाना का मतलब तिल इत्तू सा होता है, छोटा, है ना। ताड़ का मतलब यूं बहुत बड़ा। तो तिल का ताड़ बनाना का मतलब छोटी बातों को बहुत ज्यादा कह देना। तो यहां पर कहेंगे, लिखेंगे बच्चों हम, ठीक, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर। जैसे अगर वाक्य प्रयोग में कि सीमा के बेटे को मामूली सी चोट लग गई या मामूली सी खरोंच आ गई, उसने तो पूरे गांव में ही हंगामा खड़ा कर दिया। तो इसका भाई क्या है मतलब? जैसे लिख सकते हैं कि तुम जितना कह रहे हो उतनी बात नहीं है, तुम बिना वजह के तिल का ताड़ बना रहे हो। कुछ भी हम कह सकते हैं, कोई भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, कि एक छोटी सी की गलती की वजह से तुम इतना ड्रामा कर रहे हो, ये वही बात हुई कि जैसे तिल का ताड़ बना रहे हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, इसमें भाई कोई वो नहीं है। तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी काम थोड़ा हुआ हो लेकिन उसको इतना ज्यादा बोल देना, वो हो जाता है तिल का ताड़ बनाना। ठीक, सबसे जो इसमें हमने बताया कि महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है आपका अर्थ लिखने के बाद हमने बताया वाक्य प्रयोग आप किस तरह से करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल दे दिया है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, ध्यान देना, इतने आएंगे 3 से 4, कभी कभार 5 दे देता है, लेकिन आपको एक करना है, एक ही करना है, और उसी एक का आपको 2 नंबर मिलेंगे। नहीं सब करने बैठ जाओ, नहीं, इसलिए आसान होता है, एक तो निपटा ही दोगे। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये भाई हमने बोला ना अब की बार नया जोड़ा है, और नया जोड़ा है, सभी बच्चों का समझ लीजिए दिल खुश कर दिया है इसने, क्योंकि ये इतना आसान होता है बच्चों। आपका ये पूछेगा पूरे 5 नंबर में। ये कितने नंबर में पूछेगा? पूरे 5 नंबर में, पूरे 5 नंबर में पूछेगा बच्चों। और ये उसकी जगह जो संधि विच्छेद आते थे और जो विभक्ति और वचन, वो 3, 2, 5 नंबर के पूछे जाते थे, उनको हटा दिया है बोर्ड ने, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा उसी में समस्या हो रही थी। अब तो भाई उनके मजे हैं, तो ये 5 नंबर जो छूट जाता था अब
बिल्कुल नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपका एक गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा। ध्यान से सुनना, यहां पर जरूरी नहीं केवल गद्यांश, पद्यांश भी दे सकता है, कोई कविता के थ्रू भी यानी कविता की तरह भी दे सकता है। और उसी में से आपको क्या करना है, ये जो दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है उसी में से छांटकर लिखना है। तो क्वेश्चन है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक बच्चा यहां से आपके सामने रसगुल्लों एक गद्यांश है। गद्यांश क्या है जनाब? चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। यानी जो महात्मा गांधी जी थे अपना काम स्वयं करते थे, सीधी बात। वह प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। यानी अपने जो उनके आश्रम में जो लोग रहते थे भाई उनसे ऐसी धारणा थी, वो यही आशा करते थे कि जो व्यक्ति हैं अपने शरीर से संबंधित हर एक काम, सफाई जो साफ सफाई है प्रत्येक कार्य वो स्वयं करेगा। आगे लिखा है कि भाई उनका कहना था जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है। अब जान लीजिए जो मेहनत नहीं करता वो पाप करता है। मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, ठीक। वही चीज कह रहा है कि जो श्रम नहीं करता है वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। और वो क्या करता है? पाप का अन्न खाता है। और ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। अब यूं लो, अब चोर भी बना दिया भाई, जो बिना मेहनत किए खाया वो चोर है। बिल्कुल। आगे है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी का जो समस्त जीवन था वो श्रम पर ही आश्रित था, ठीक। यानी उनका जो मन था हमेशा श्रम पर ही, परिश्रम पर ही लगा रहता था। आगे है कि दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। ये एक आपका गद्यांश है। अब इस गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न दिए रहेंगे और उनका उत्तर लिखना है। चलिए, पहला है कि चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा क्या है? तो भाई इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। चोर की परिभाषा बोले तो चोर क्या है? देखिए कहीं पर, देखिए कहीं मिल रहा है। अभी तो बात किया चोर की, हाँ बिल्कुल, ये देखिए मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वही क्या है बच्चों? चोर है। मिल गया ना आंसर। तो हम लिखेंगे क्या कि भाई जो बिना श्रम किए या के कुछ भी लिख दें, बिना श्रम किए भोजन करता है वह चोर है, ठीक। जो बिना श्रम के भोजन करता है वह चोर है, ठीक। तो एकदम आसान होता है, इसी में से मिल जाएगा। दूसरा है कि महात्मा गांधी जी पापी किसे मानते थे? किसको पापी मानते थे भाई? देखिए ये लिखा है ना, देखिए पापी किसको मानते थे? कि उनका कहना था जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है। मतलब मिल गया भाई, पापी कौन है? जो श्रम नहीं करता है, ठीक। जो श्रम नहीं करता है, जो श्रम नहीं करता है, एक मिनट लिखेंगे कि जो श्रम नहीं करता है वह पापी है। चोर और पापी दोनों बन गए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। ये जो पूरी लाइन है कह रहा है कि इसका क्या आशय होगा? तो इसका अर्थ देखते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। इसका मतलब लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि गांधी जी श्रम पर आश्रित थे। यानी वो श्रम को बढ़ावा देते थे और श्रम पर ही विश्वास रखते थे। उनका कहना है कि भाई हमेशा आदमी को काम धंधा करना चाहिए,
परिश्रम, निरंतर परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। ठीक, किसी और का कमाया धमाया अगर रखे हो, वो खा रहे हो, तो आप पापी हो और चोर हो। इसलिए खुद का कमाओ, खुद खाओ, तब आप दुनिया में इंसान कहलाओगे, है ना। चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो अपठित गद्यांश के अंतर्गत होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, हो गया। अब हम आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से जो होंगे, अब इन पर ज्यादा वक्त नहीं देना होगा। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, इन पर ज्यादा वक्त अपने को देना नहीं है। अगर उत्तर पता है, मतलब पता है तो मतलब टिक मारो, भागो, नहीं तो गया फिर आपके। ये सारे जो टॉपिक होंगे, ये सब प्रत्येक टॉपिक ये सब 2-2 नंबर वाले होंगे बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित, ये 4 का खा गा ऐसे करके होगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला है अविराम अभिराम। ठीक, यानी अविराम का क्या अर्थ है और अभिराम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, और सुंदर और आकर्षक। देखिए, अविराम का मतलब होता है बिना विराम के, अविराम। ठीक, विराम का मतलब रुकना, लेकिन अविराम यानी बिना रुकावट के, और अभिराम का मतलब सुंदर होता है। तो बिना रोक के और सुंदर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला। ठीक, ये विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है कि बिना रोक के और सुंदर। ठीक, समझ में आया। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये 1 नंबर का हो गया, और अगला भाई 1-1 नंबर मिलके 2 नंबर का ये हो जाएगा, ये वाला टॉपिक। ठीक, ये है अनल और अनिल। ठीक, अनल का मतलब क्या है और अनिल का मतलब क्या है? ठीक, चलिए देखिए, ऑप्शन है वायु और अग्नि, पानी और आग, अग्नि और वायु, जल और हवा। अनल का मतलब होता है बच्चों आग, अनिल का मतलब वायु या हवा। आग कहां है भाई? आग आग आग, अग्नि हो गया, और अनिल का मतलब वायु या हवा। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? अग्नि और वायु इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, कई बार पूछा गया है बच्चों, ये रिपीट होते रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, ये लिमिटेड हैं, इसलिए भाई हमेशा इनको 3-3 4-4 सेट में लगातार पूछ लेता है, यही केवल। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। हो गया बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है खा। ठीक, उसी में का खा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। और ये भी बच्चों 2 नंबर का होगा। ये होते तो छोटे छोटे हैं, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है कि सबके क्या करना है, मतलब सब नहीं, किसी एक का। ठीक, किसी एक का, कि किसी एक के क्या करना है? 2 अर्थ लिखना है। तो इनमें से कोई एक है भाई, आपके सामने 4 होंगे और किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। जैसे हलधर, हलधर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा किसान, किसान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बैल भी हो जाएगा, बैल हो जाएगा। ठीक, और एक हो जाएगा बलराम, बलराम। ठीक, वैसे आज के समय में किसान की जिंदगी बैल से कम नहीं है, इसीलिए बैल की श्रेणी में रख दिया गया है ना। भाई बैल बिल्कुल बैल की तरह मेहनत करते हैं। हम भी गरीब फैमिली से हैं, गांव देहात से हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं। और आप सब भी जो गांव से होंगे वो जानते होंगे किस तरह से मेहनत पड़ती है खेतों में। कोई भी फसल उपजाने में कितना उसको बच्चे की तरह पालना पोसना पड़ता है। फिर भी किसानों को उनके उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है, आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। लेकिन एसी में घूमने, एसी वाले कार में घूमने वाले और एसी में बैठने वाले लोग नहीं जानेंगे उनके दर्द को, तकलीफ को। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन भाई अगर देखा जाए तो भारत में किसानों की स्थिति ना बहुत दयनीय हो रही है। ठीक, खैर इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे बच्चों, आप सब जानकार हैं, इतना समझ सकते हैं। ठीक, कोई हम भाई यहां राजनीतिक मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है बच्चों
चपला। चपला का मतलब क्या है? तो चपला का है ये बिजली, ठीक, बिजली। और उसके बाद अगर हम इसको चंचला भी कहते हैं, चंचला या चंचल स्त्री कह सकते हैं। उसके बाद दामिनी, दामिनी है, ठीक। तो बिजली हो गया, चपला हो गया, मतलब चंचला हो गया, दामिनी हो गया, ठीक। तो ये सब क्या हो जाते हैं? इसके चपला के यानी बिजली के पर्यायवाची, ठीक। अब इनमें आपको दो दो लिखना है, लेकिन हम तीन तीन लिख दे रहे हैं। और इस तरह से एक बार, दो बार, तीन बार जब सीरीज लाएंगे ना, जितने भी आपके ये मतलब होते हैं बच्चों की पर्यायवाची वाले, वो सब निपट जाएंगे, ठीक। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार जो आपने देख लिया है वो आपके जहन में होना चाहिए। जैसे अली है, अली का मतलब क्या है? तो भंवरा, अली का मतलब भंवरा होता है। भंवरा या अली का मतलब सखी होता है, ठीक, सखी, ये चीज भंवरा और सखी। एक आध और है बच्चों, इस समय दिमाग में नहीं है, तो खैर उसको छोड़ते हैं। आगे चलिए, अगला क्या है? तात। तात का मतलब क्या है भाई? तो तात का मतलब पिता होता है, और तात का मतलब भाई भी होता है, और तात का मतलब मित्र भी होता है, ठीक। तो तात का मतलब पिता भी हो गया, भाई भी हो गया, और साथ में मित्र भी हो गया, ठीक। ये हो जाते हैं आपके मतलब पर्यायवाची वाले शब्द। इस तरह से बच्चों तीन या मतलब चार चार, पांच पांच हम करके एक दो बार देख लेंगे ना, जितने आपके हैं सब खत्म। और ये गारंटी है 100% यही सब आएंगे, इसके बाहर के नहीं आएंगे बच्चों, इतना पूरा विश्वास है। क्योंकि हर साल ये सभी पूछे जाते हैं, हम 2 से 3 बार करवा चुके हैं, सब जितने हैं निपटा देंगे। और कहां से देगा? बिल्कुल कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आएगा, ठीक। इसलिए ये अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लेना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। और वहां आपको केवल एक करना होगा, जैसे आपने इसको उठा लिया, केवल एक करिए और 2 लिखिए, बस 3 लिखने की जरूरत नहीं, बाकी सब छोड़ दीजिए। लेकिन अभी तो सीखना ही पड़ेगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए रसगुल्लो हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन भाई गा है इसी पार्ट का। इसमें क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसके भी आपके मिल जाएंगे भाई 2 नंबर, ठीक। ये भी आपका 2 नंबर, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 2 नंबर मिल गए। अब इसमें कह रहा है, चलिए क्या है कि 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, यानी जिसने 100 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, भाई शतक मार लिया हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दीर्घायु, चिरायु, शतायु या फिर अल्पायु। तो भाई अब तो पता चल गया होगा कि सही विकल्प कौन सा है। दीर्घायु मतलब जिसकी उम्र लंबी हो, ठीक। चिरायु ये नहीं होगा बिल्कुल। अब उसके बाद शतायु, शत का मतलब ही होता है 100, ठीक। तो अल्पायु का मतलब आधी उम्र। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा शतायु। उसमें मतलब समझ लेना, ठीक। ये हो जाएगा यानी गा वाला, ठीक। ये हो जाएगा आपका सही विकल्प यानी शतायु, ठीक। अगला है कि जो सब कुछ जानता हो उसे अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन है सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ या फिर ज्ञानी, ठीक। तो जो सब कुछ जानता हो तो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानने वाला, ठीक, सर्वज्ञ कहलाएगा, ठीक। सर्वज्ञ कहलाएगा यानी सब कुछ जो जानता हो। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, ठीक, वाक्यों को शुद्ध करने हेतु है, ठीक। वाक्यों को शुद्ध करने के संबंध में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो ये भी बच्चों 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा, और 2 को करना है, इसलिए 2 एक नंबर मिल गए, 2 नंबर, ठीक। और ये बिल्कुल आसान होता है, इन सब में ज्यादा वक्त देना नहीं है अपने को। तो होगा कि जैसे मैंने अनेकों बार यात्रा की है, अब इसका शुद्ध क्या होगा? ये तो अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा बच्चों कि मैंने। अब इसमें गलती कहां है, कोई बताएगा? गलती इसमें है बच्चों, अनेकों में।
अनेकों नहीं होगा, अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, अनेकों लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने, इसका हो जाएगा कि मैंने अनेक बार यात्रा की है, ठीक, मैंने अनेक बार यात्रा की है, अनेकों से कोई मतलब ही नहीं है। अगला है कि मैं कलम के साथ लिखता हूं, तो भाई यहां पर के साथ नहीं रहेगा, इसमें गलती है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, केवल हो जाएगा कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं, ठीक, कलम के साथ लिखता हूं नहीं, मैं कलम से लिखता हूं। अगला है कि ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, ठीक, गलती कहां है भाई, ठंडा घड़े का नहीं, घड़ा ठंडा नहीं होता है, पानी ठंडा होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा क्या, हो जाएगा घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। चलिए ये वाक्य शुद्ध है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, इसमें क्या गलती है, तो यहां पर जो है वीर महिला, वीर नहीं होगा, जब भी कोई भाई स्त्री की बात आती है ना वीरांगना होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, ठीक, महिला थी, या वीरांगना के बाद यहां पे आप महिला नहीं भी लगाएंगे ना तब भी सही है, वीरांगना थी, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा, इतना याद रखना। तो ये बच्चों हो जाएगा शुद्ध, और आपको केवल वहां पर 2 करने हैं, ठीक, यहां इस तरह से आपके 4 या 5 दिए जाते हैं और केवल 2 करना है और कर लोगे, आसान होता है, पढ़ने पर ही लग जाता है भाई गलती कहां है, कहां पर फॉल्ट है, कहां पर एरर है, ठीक है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, समझने के लिए जरूरी है स्क्रीनशॉट करना ताकि एक आइडिया रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन होगा भाई उसको हमने डिटेल्स में नहीं रखा है बच्चों यहां पर, हाँ लेकिन इतना जरूर है, देखिए जो अगला होगा, अगर हम बात करें तो ये तीनों टॉपिक आपके पूरे देकर के जाएंगे 6 नंबर, क्योंकि 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। और हमने रस छंद अलंकार की एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाई है, लाखों बच्चों ने महज 1 महीने में ही इसको देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बनाया है हिंदी की, ठीक। तो जैसे रस में बात करें बच्चों, तो रस में हम बात करें तो आप देखिए 3 रस पर ज्यादा फोकस करिए, वीर रस, साथ में वीर रस के बाद जैसे श्रृंगार है, ठीक, श्रृंगार रस, और उसके साथ साथ एक है आपका करुण रस, करुण रस। ये 3 रस देख लीजिए, आपको कोई चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना इसमें। और नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई छंद के अंदर, ठीक, छंद के अंदर तो आप दोहा देख सकते हैं, दोहा देख लीजिए, और उसके बाद जैसे चौपाई, ठीक, चौपाई है, सोठा भी देख सकते हैं, लेकिन ये आप देख लीजिए, बाकी आपको परेशान, क्योंकि वहां पर वैसे भी अथवा में आएंगे, इनका भी एक फायदा होता है, कहेगा वीर रस अथवा करुण रस, श्रृंगार रस कहेगा अथवा करुण रस, या कहेगा कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस, तो अथवा में आएगा तो भाई एक तो आप कर ही लेंगे इजिली, ठीक। तो उसके बाद होगा अलंकार, तो अलंकार में भाई क्या बताने की, अलंकार में भाई ऐसा नहीं है कि कोई हाँ यही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक। इसमें अगर भाई अनुप्रास भी पूछ सकता है, ठीक, रूपक भी पूछ सकता है, आपका यमक भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक। तो इसमें आप वैसे ये कुछ बहुत ही ज्यादा आपके डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, एक बार आप देखेंगे तो ये सबके सब टॉपिक क्या होते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं, ठीक। इसलिए इन पर ज्यादा वैसे भी आपको वक्त देना नहीं है। और ये सब मिलाकर के हमने क्या बताया बच्चों, ये सब टॉपिक मिलाकर के आपके ये पूरे के पूरे 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक। यानी 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये, और 2 नंबर का
ये इस तरह से 6 नंबर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रार्थना पत्र। और प्रार्थना पत्र में बहुत ज्यादा बच्चे भटके हुए हैं और ये टॉपिक आएगा आपका 6 नंबर का। ये 6 नंबर का आएगा और बहुत सारे बच्चे इसलिए भटके हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रार्थना पत्र कौन। तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में अगर हम बात करें सिलेबस में 3 ही तो है बच्चों, 3 ही तो है, तो इतना ज्यादा उलझने की क्या जरूरत है रसगुल्लों। ठीक, अब इसमें देखिए कौन कौन सा है। एक तो हमने बोला लिपिक पद हेतु बोलेगा, लिपिक पद हेतु, या कहेगा बच्चों सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापक के लिए बोलेगा, या इसी को बोलेगा प्रवक्ता के पद हेतु। मतलब तीनों एक ही चीज है। अब इसी में बहुत सारे बच्चे अगर ये अलग अलग होता है ना, कहते हैं नहीं लिपिक अलग हो गया भाई, हो सकता है अलग होगा, सहायक अध्यापक अलग होगा, प्रवक्ता अलग नहीं, इन सबके पद के लिए आपका कहेगा। ठीक, या तो कहेगा बच्चों मोहल्ले की सफाई हेतु। ठीक, क्या कहेगा, मोहल्ले की सफाई हेतु। ठीक, मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र कहेगा भाई, सफाई हेतु। ठीक, क्या करना है, नगर निगम अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को, किसी को पत्र बोलेगा इस तरह से। ठीक, या तो अगला होगा बच्चों जो आपका, ठीक, जैसे बैंक के शाखा प्रबंधक को, शाखा प्रबंधक को, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक, क्या करना है भाई, ऋण प्राप्त हेतु। ठीक, आपको कर्जा चाहिए, ऋण प्राप्त करना है भाई, ऋण प्राप्त हेतु क्या करना है, एक भाई उनको पत्र लिखना है। ठीक, अब यहां पर भी इसके लिए मतलब अलग अलग दे देता है, वो कुछ भी दे सकता है कि आपको मोबाइल की दुकान खोलना है, या फिर किताब की दुकान खोलना है, या होजरी की दुकान, या फिर कहेगा कोई मतलब सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी पार्लर वगैरह के लिए, या कहेगा बच्चों आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है, बाहर जाना है, उसके लिए कर्जा चाहिए। तो कुछ भी घुमाए ना, हमारे पास 3 ही टॉपिक हैं और इन 3 के अलावा चौथा नहीं देगा बच्चों। या तो लिपिक पद, सहायक अध्यापक या प्रवक्ता के पद हेतु बोलेगा, यानी सब एक है, या फिर मोहल्ले की सफाई हेतु कहेगा। ठीक, या फिर बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र कहेगा। तो ये 3 ही टॉपिक हैं, तो आपको इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। ठीक, यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चों आपके 3 जो टॉपिक हैं, इन्हीं तीनों को अच्छे से देख लीजिए, बाकी आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला जो होगा खंड ख में सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा, ठीक, निबंध लेखन का। ठीक, ये हो जाएगा निबंध लेखन, और इसके बारे में हम बात करें बच्चों तो ये जो टॉपिक होता है पूरे 9 नंबर में आएगा, निबंध लेखन। निबंध लेखन में एक थोड़ा बस ऐसे यूं ही देख लेते हैं बच्चों, एक सरसरी निगाह में। हमने बताया ना निबंध लेखन में सबसे ज्यादा कृषक या किसान की स्थिति के बारे में आएगा, या तो बच्चों ज्यादातर आपका पूछेगा जैसे कि भाई जीवन में खेल का महत्व, काफी ज्यादा ये पूछता है, जीवन में खेल का महत्व, खेल का महत्व क्या है। ठीक, क्या लिख रहे हैं भाई, खेल का महत्व। ठीक, अब बाकी तो अगर हम बात करें बेरोजगारी वगैरह, ये तो एकदम पुराने हो गए, ऐसा नहीं कि भाई पुराने हैं नहीं देगा। बेरोजगारी पे बात करें इस तरह से, जैसे आपका एक बेरोजगारी होती है, एक होता है बच्चों भ्रष्टाचार, ठीक, भ्रष्टाचार हो गया, और एक होता है आतंकवाद। तो ये सब देखा जाए तो ऐसे हैं कि इनको तो आपको बिल्कुल तैयार करना ही होगा कि बेरोजगारी हो गया, चाहे भ्रष्टाचार हो गया या आतंकवाद, ये मतलब ज्यादातर हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर होता है जैसे वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है, समाज में नारी की स्थिति
ठीक। बाकी जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण वगैरह ये भी पूछे जाते हैं। तो ये आपके निबंध लेखन वाले टॉपिक होते हैं और पूरे 9 नंबर में पूछा जाएगा और इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी आप मतलब योग्य हैं, इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना ही चाहिए बच्चों, और होगा भी कि आप एक बार पढ़ेंगे तो दोबारा देखने की जरूरत है नहीं। हाँ, इतना जरूर पता होना चाहिए कि भाई कैसी हेडिंग बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, वो हमने पहले भी बता दिया है कि निबंध में क्या क्या चीज करते हैं। ठीक, तो बस ये आपके खंड खा के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही अपने यूट्यूब फैमिली पर 4 लाख प्यारे रसगुल्ले जुड़ने वाले हैं। तो वो टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। हम भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।